नमस्कार दोस्तों, बरेठे जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा क्रमांक 1 और धारा क्रमांक 2। धारा क्रमांक 1 बताता है कि इस अधिनियम का नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है, और धारा क्रमांक 2 क्या दिखाता है उसकी परिभाषा को बताता है, साथ ही साथ उसमें आवश्यक वस्तु की जो घोषणाएं हैं उसको बताता है। आइए चलते हैं और अध्ययन करते हैं आगे की तरफ। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 का फर्स्ट सेशन हम लोग देखते हैं, जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तु अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक वस्तु का मतलब है। अर्थात इस अधिनियम में धारा 2 के का फर्स्ट भाग कहता है कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तु अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक वस्तु का मतलब है। अर्थात यहाँ पर भी इस धारा में, इस अधिनियम में जो कोई भी प्रयोजन अर्थात वो सूची अनुसूची में जो कुछ भी लिखता है, ठीक है, अनुसूची में जिस किसी भी प्रोडक्ट का अर्थात वस्तु का नाम एंट्री करता है उससे संबंधित एक वस्तु है, वो एक वस्तु को ही सम्मिलित कर सकता है, इसके अतिरिक्त और किसी को सम्मिलित नहीं करता। ठीक है, वस्तु में कोई सा भी हो सकता है, तेल, आपका तेल, आटा, दाल, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें लिखे जा सकते हैं जो आवश्यक वस्तु के दायरे में आती हैं। चलते हैं 2 का धारा 2 के का सेकंड सेशन में होता क्या है। केंद्र सरकार लोकहित में किसी भी वस्तु को अनुसूची में आवश्यक वस्तु घोषित, क्या है यहाँ पर, आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है। केंद्र सरकार किसी भी वस्तु को लोकहित में आवश्यक वस्तु के दायरे में ला सकती है या उसको घोषित कर सकती है तथा पूर्व में घोषित किए हुए आवश्यक वस्तु को अपनी अनुसूची से क्या कर सकती है, हटा भी सकती है। अपनी अनुसूची से क्या कर सकती है, हटा भी सकती है। ठीक है, यह अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, यह अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, और जब तक राज्य सरकार की सलाह न ली जाए तब तक यह अधिकार पूर्ण नहीं होता। मतलब राज्य सरकार से परामर्श लेना ही पड़ेगा। ठीक है, केंद्र सरकार किसी भी वस्तु को जनहित में या जीवन यापन के लिए जब इसको महसूस पड़ी कि इसकी आवश्यकता है तो उस वस्तु को केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु के दायरे में ला सकती है, या फिर किसी पूर्व में आवश्यक वस्तु की सूची में कोई सम्मिलित होता है, ऐसी वस्तुओं जिसका संग्रहण देश में अधिक हो गया है, ठीक है, ऐसी वस्तुओं जिसका देश में संग्रहण अधिक हो चुका है, पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे, तो ऐसी वस्तु को केंद्र सरकार उस अनुसूची से निकाल कर बाहर फेंक सकती है। ये सारी शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकार की सलाह के बगैर ये कार्य नहीं करती। ठीक है, आइए जानते हैं अब धारा 2 का तीसरा भाग ये कहता क्या है। अधिसूचना द्वारा जारी आवश्यक वस्तु की अनुसूची में 6 माह के लिए इसे प्रविष्ट किया जाता है। कितने माह के लिए प्रविष्ट किया जाता है, 6 माह के लिए इसे प्रविष्ट किया जाता है। ठीक है, इसके तहत निम्नलिखित उपबंध किया जाएगा या किया जा सकता है। कोई भी वस्तु केंद्र सरकार अगर आवश्यक वस्तु की श्रेणी में लाता है या उस अनुसूची में उसको लिखता है तो लगभग 6 महीने के लिए लिखा जाएगा या उस श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, कोई भी वस्तु हो चाहे उसको कितने महीने के लिए रखा जाएगा, 6 महीने के लिए। 6 महीने से कम का प्रावधान नहीं है। दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं निम्नलिखित उपबंध क्या है। उपबंध अर्थात संधि, मैं बोलूँ तो एक समझौता है ना, कि सरकार द्वारा अपने जो उत्पादक हैं उनको कैसे समझौता किया जाता है, या फिर अपने जो लेन देन की जो प्रक्रिया है जनताओं के माध्यम से, और सरकार और जनताएं आपस में कैसे मध्यस्थता बनाते हैं। लाइसेंस परमिट प्रदान, आवश्यक वस्तु के लिए लाइसेंस परमिट प्रदान करना या अन्य किसी तरीकों से नियंत्रण करना। अगर किसी वस्तु की आवश्यक वस्तु की श्रेणी में है, उस वस्तु की देश में कमी है, तो ऐसे के लिए उसके लिए सरकार क्या करेगी, लाइसेंस जारी करेगी, परमिट जारी करेगी, और उसे या फिर अन्य तरीकों से उसको नियंत्रण करेगी। मान के चलिए कुछ चीज़ें, टमाटर, मान लीजिए टमाटर आवश्यक वस्तु की श्रेणी में है और हमारे क्षेत्र में टमाटर का उत्पादन नहीं होता और इसे अन्य राज्यों से उसको लेकर आना पड़ता है। अन्य राज्य से आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश से टमाटर लेके आना है हमें,
तो उत्तर प्रदेश से हमें छत्तीसगढ़ लेके आना है, तो उसके लिए लाइसेंस परमिट सरकार देगी, जिसके माध्यम और सरकार उसके लिए बढ़ावा देगी, है ना। उसके लिए कुछ जैसे आपने देखा है ना, गैस के लिए सब्सिडी यूज़ करते हैं, सब्सिडी के कारण ही गैस का कितना बिक्री होता है ना। जबकि गांव में तो लकड़ियों से बना सकते हैं, लेकिन सब्सिडी के चक्कर में क्या होता है, गांव वाले सब्सिडी मिलता है, सरकार हमें पैसे देती है करके लालच में आकर गैसों का उपयोग करते हैं। गैसों का उपयोग करना बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, मैं बुरी बात ही करके नहीं कह रहा, लेकिन एक ये एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ। तो सब्सिडी भी एक क्या हुआ है, एक लालच हो गया, उसके लिए एक नियंत्रण का एक कारण भी हो गया, है ना। मान के चलिए टमाटर, इतने किलो टमाटर लाओगे, है ना, वहाँ से इतने कैरेट टमाटर लाओगे, तो मैं इसमें से 25% आपको माफ़ करूँगा, आपके रिटर्न कर दूंगा पैसे, ऐसे कुछ लालच देकर सरकार इस पर नियंत्रण पाती है, ठीक है। तो उसके लिए लाइसेंस परमिट प्रदान करना ये सरकार की आम नीति है। और दूसरी तरफ देखते हैं बंजर अथवा योग्य भूमि का उपयोग। मान के चलिए किसी क्षेत्र में किसी आवश्यक वस्तु की कमी पड़ गई, उस आवश्यक वस्तु को प्राप्त करने के लिए वहाँ के पर्याप्त क्षेत्र पर, है ना, वहाँ पर पर्याप्त उपलब्ध क्षेत्र पर क्या कर सकती है, खेती करवा सकती है सरकार। उनके लिए जो है उपबंध कर सकती है कि यहाँ पर आप इसकी खेती करो। खेत के मालिकों को कहा जाता है कि आप टमाटर का उत्पादन कीजिए, यह इस वस्तु का उत्पादन कीजिए, हम इसको खरीद लेंगे, या फिर आप इसको बेचना, इस कंपनी को बेचना, है ना। ये ऐसे करके उपबंध करके अपने दोनों में के बीच में उपबंध कर लेती है, जिससे उत्पादक भी खुश रहता है और जो खरीदने वाला है वो भी उसको पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं मिल जाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, उत्पादन। बंजर भूमि में भी इसका खेती कर सकते हैं, और योग्य भूमि में उसको, बंजर भूमि को योग्य बनाया जाता है खेती के लिए, और उसमें खेती करके फसल का उत्पादन करते हैं और वस्तुओं को पूर्ति करते हैं। आगे चलते हैं सी में क्या बोला गया है, क्रय विक्रय। आवश्यक वस्तु के क्रय विक्रय के लिए मूल्य का नियंत्रण। मान के चलिए कहीं पर मूल्य एकदम से बम मतलब हाई हो गया है, ठीक है, एकदम से क्या हो गया है, हाई हो गया है मूल्य किसी भी वस्तु का, तो उस वस्तु का नियंत्रण करना सरकार के हाथों में होता है। मतलब वहाँ पर सरकार का निर्देश होती है, साफ साफ निर्देश कहती है कि आप इस वस्तु को इतने से अधिक में नहीं बेच सकते, आप 2 रुपये से अधिक में नहीं बेच सकते। ये बंद कर देती है किससे, दुकानदारों से, वहाँ के व्यापारियों से, जिसके कारण से वहाँ पर मूल्यों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं मानते तो इनके लिए कठोर एक्शन लिया जाएगा सरकार के द्वारा ही, क्योंकि ये कानून के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं डी में आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, प्राप्ति और खपत आदि को लाइसेंस परमिट आदि प्रदान करना, उसको बढ़ावा देना। किसको, कि मान के चलिए हमारे किसी व्यापारी के पास भंडारण करके रखा हुआ है सामान, आवश्यक वस्तु का जो सामान है वो रखा हुआ है, उसको परमिट देना, आदेश देना कि आप इस वस्तु को इतने दाम में बेचना है आपको, और उसको परिवहन, वितरण, प्राप्ति की खपत करना। और ये मान के चलिए कहीं दूसरे राज्य में ये है, जैसे टमाटर के एग्जांपल लिए तो दूसरे राज्य में भंडारण करके रखा हुआ है, तो वहाँ के लिए परिवहन, वितरण, खपत आदि की सहायता कौन करेगा, सरकार करेगी, जिसके माध्यम से आवश्यक वस्तु को जन समुदाय में वितरण करना और उसको या क्रय विक्रय करना कम मूल्यों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके हाथों में होगी, केंद्र सरकार के हाथों में होगी, वही इनका क्या करेगी, नियंत्रण करेगी। और उसके बाद अवैध भंडारण पर रोक। अवैध भंडारण, जैसे हमारे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां या फिर दालें हैं, लेकिन दालों को हमने भंडारण कर लिया, उसको मार्केट में जाने से रोक दिया और उसको हम हमारे पास भंडारण कर दिया, और उसके पश्चात ऊंचे दामों में बेचना, यह हो जाता है काला धन, काला बाजारी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अवैध भंडारण पर रोक लगा दिया है, एक लिमिट रख दी है, इतना से ज़्यादा आप भंडारण नहीं रख सकते। दुकानदारों को एक लिमिट दे दिया गया है कि इतने भंडारण के पश्चात एक्स्ट्रा आप नहीं रख सकते। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, जिसके माध्यम से हमें सुलभ तरीके से क्या मिल जाता है, आवश्यक वस्तु हमारे तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे धारा 3 की। धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 3 में याद रखना, आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय और आपूर्ति व वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियाँ। केंद्र सरकार को क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, यहाँ पर हमें इस धारा के माध्यम से पता चल जाएगा।
धारा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय और आपूर्ति व वितरण आदि को नियंत्रण करने की शक्तियां किसको प्राप्त हैं? आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय और आपूर्ति, वितरण आदि पर नियंत्रण किसका होता है? जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार का होता है। किसकी होता है? केंद्र सरकार का होता है। तो उसमें क्या क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। धारा 3 का 1, उत्पादन, प्रदान, वितरण आदि के लिए केंद्र सरकार उपबंध जारी कर सकती है। उपबंध जैसे पिछले बार भी हमने बताया कि समझौता कर सकती है, उसी प्रकार यहाँ पर धारा 2 बता रहा है। धारा 3 का 1 बता रहा है कि केंद्र सरकार उपबंध जारी कर सकती है। उपबंध जारी कर सकती है कि किसी भी दुकानदार या फिर सेठ मरवाड़ी को ये बोल सकती है कि आप इतने लिमिट में ही आप बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो। किसके हाथ में रहेगा? केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। धारा 3 का 2, धारा 3 का 1 के तहत क्या क्या उपबंध कर सकती है? आइए देखते हैं धारा 3 के 1 के तहत केंद्र सरकार क्या क्या उपबंध कर सकती है। दोस्तों, बंजर भूमि, आवश्यक वस्तु के लिए अगर कोई व्यापारी या फिर कोई कृषक नहीं मानता कि अपने वहाँ पर आवश्यक वस्तु की कमी है और वही नहीं मानता खेती करने के लिए या फिर किसी नहीं करने के लिए, तो सरकार क्या करेगी? अपने अधीन लाकर, ठीक है, बंजर भूमि, भवन आदि भूमि को अपनी अधीन लाकर खाद्य फसलों की खेती कर सकती है। अगर खेत का मालिक नहीं माना किसी खेती करने को, अगर बंजर भूमि है तो बंजर भूमि में खेती करने के लिए ये सरकार को देने से इनकार किया, तो सरकार एक एक्शन लेगी और उसको जबरन वहाँ पर खेती करेगी और आवश्यक वस्तु की पूर्ति भी करेगी। ठीक है, ठीक है, अपने अधीन लाकर क्या करेगी? खेती बाड़ी करके। दूसरा, आवश्यक वस्तु की कीमत बढ़ने पर सरकार इसका नियंत्रण कर सकती है। आवश्यक वस्तु का कीमत बढ़ने पर सरकार अपने द्वारा नियंत्रित कर सकती है। जैसे यहाँ पर मैं खेतों में क्या कर सकती है? खेती करके वो अपने द्वारा इसे नियंत्रण कर सकती है, या फिर अवैध भंडारण को रोककर वहाँ पर क्या कर सकती है? नियंत्रण कर सकती है उनके कीमतों में। ठीक है, तो ये तो हो गई धारा क्रमांक 1, 2, तो ये तो हो गई धारा क्रमांक 2 और 3 की बातें, और इसके कुछ और प्रमुख बिंदु और बाकी हैं। धारा 3 के कुछ प्रमुख बिंदु और बाकी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से या फिर जन सामान्य की दृष्टि से भी, जिसे जानना सबका अधिकार है।